नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। दोस्तों, हम छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी पे चर्चा कर रहे थे, ठीक ना, जिसके अंतर्गत दोस्तों हम छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना को बहुत ही विस्तार में, बहुत ही डेप्थ में जाकर पढ़ चुके हैं। आज हम छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाजन पे हम चर्चा करेंगे। यह टॉपिक दोस्तों अपने आप में महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। यहां से एग्जाम में दोस्तों कुट में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक ना, लोकेशन पूछे जाते हैं। तो बहुत ही विस्तार में, डेप्थ में मैं एक एक आयाम को क्लियर करूंगा। इस टॉपिक के बहुत ही सरल तरीके से समझाने का मैं प्रयास करूंगा जी। हमारा टॉपिक का नाम है क्या? छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाजन। क्या? छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाजन करना है, मतलब छत्तीसगढ़ को विभाजित करना है जी, छत्तीसगढ़ को बांटना है। कैसे बांटना है? तो दोस्तों जैसे आप जानते हैं, प्रशासनिक सुगमता के आधार पर, राइट, प्रशासनिक सुगमता के आधार पर छत्तीसगढ़ को विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया है। जैसे छत्तीसगढ़ को संभाग में बांटा गया है, संभाग को जिला में बांटा गया है, जिला को ब्लॉक में बांटा गया है, ब्लॉक को दोस्तों तहसील, उप तहसील में बांटा गया है। तो ये प्रशासनिक सुगमता के आधार पर बांटा गया है ताकि सही से शासन व्यवस्था संचालित हो सके। लेकिन दोस्तों छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाजन भी किया जाता है। कोई भी राज्य हो या कोई भी देश हो दोस्तों, यदि उसके जियोग्राफी को समझना है, उसके टोपोलॉजी को समझना है ना, तो उसको भौतिक रूप से विभाजित करना पड़ेगा। क्या भौतिक रूप से क्या करना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों? विभाजित करना पड़ता है। अब भौतिक रूप से विभाजित करने के लिए बहुत सारे आधार हो सकते हैं, मतलब नेचुरल आधार होंगे। सारे के सारे जो आधार होंगे वे सब के सब नेचुरल होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल। जैसे क्या क्या आधार पे भौतिक विभाजन किया जा सकता है? फिजिकल डिवीजन किया जा सकता है। दोस्तों क्या क्या आधार हो सकते हैं? जैसे मैं पहला बोलूं तो भू आकृति हो सकता है, भू आकृति, क्योंकि दोस्तों इतना बड़ा हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है, सभी जगह का भू आकृति एक समान नहीं हो सकता, सभी जगह की भू आकृति या बनावट अलग अलग हो सकता है। तो भू आकृति के आधार पर भौतिक विभाजन किया जाता है, ठीक है। चट्टानों की संरचना के आधार पर, या चट्टानों की संरचना के आधार पर भौतिक विभाजन किया जाता है जी, चट्टानों की संरचना के आधार पर, ठीक ना। तीसरा, उच्चावच के स्वरूप के आधार पर भी भौतिक विभाजन किया जाता है। उच्चावच स्वरूप के आधार पर भौतिक विभाजन किया जाता है, ठीक ना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मिट्टी की बनावट के आधार पर भौतिक विभाजन किया जाता है। चौथा, अपवाह तंत्र के आधार पर भौतिक विभाजन किया जाता है जी, ठीक ना। नदी का ढाल के आधार पर भी बोल सकते हैं। पांचवा ढाल के आधार पे। तो बहुत सारे आधार हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे आधार दोस्तों नेचुरल होते हैं, इसको बनाने कृत्रिम नहीं होते, सब प्राकृतिक होते हैं। ये प्राकृतिक रूप से डेवलप हुए हैं, विकास हुए हैं। इसी के आधार पर छत्तीसगढ़ को क्या किया गया है जी? भौतिक विभाजित किया गया है। का भू आकृति के आधार पर चट्टानों की संरचना, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सभी जगह एक प्रकार की चट्टानें नहीं पाई जाती है, विभिन्न जगह पे दोस्तों विभिन्न प्रकार की चट्टानें मौजूद है। तो उस चट्टानों की संरचना के आधार पर छत्तीसगढ़ को विभाजित किया गया है ना। मिट्टी के आधार पर, मिट्टी, ठीक है, मिट्टी की बनावट क्या है, मिट्टी की प्रकृति क्या है, इसके आधार पर दोस्तों भौतिक विभाजन किया गया है। उच्चावच स्वरूप, उच्चावच क्या होता है, सीमांत उच्चावच क्या होता है, हम टॉपिक पे आएंगे तो पढ़ेंगे। लेकिन उच्चावच जो ऊंचा है, धरातल से ऊंचा है, उच्चावच देखेंगे। उच्च भूमि बोलते हैं जिसे, है ना भाई। जब धरातल से जो उठा हुआ है तो क्या कहलाएगा? उच्च भूमि कहलाएगा। तो उस उच्चावच के आधार पर भी छत्तीसगढ़ को भौतिक रूप से विभाजित किया गया है।
अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम कैसा है हमारा छत्तीसगढ़ का, तो ड्रेनेज सिस्टम के जो पैटर्न है उस पैटर्न के बेसिस पे छत्तीसगढ़ को दोस्तों भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ढाल स्लोप के आधार पे भी छत्तीसगढ़ को विभाजित किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों अन्य आधार भी हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे आधार याद रखना प्राकृतिक होंगे, ना कि कृत्रिम। मतलब जो भी स्वरूप है, जैसे हमारा धरती का जो भी स्थलाकृति है, पहाड़ है, धरती है दोस्तों, ये सब का स्थलाकृति प्राकृतिक रूप से विकसित हुआ हो, प्राकृतिक रूप से विकसित है, उसी के आधार पर छत्तीसगढ़ को भौतिक प्रदेश में विभाजित किया गया है। कृत्रिम आधार पर विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक ना। तो भौतिक आधार पे छत्तीसगढ़ को दोस्तों कितने प्रदेशों में विभाजित किया गया है पूछेगा, तो 4 प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कितने, तो 4 प्रदेशों में विभाजित किया गया है जी। कितने प्रदेशों में, तो 4 प्रदेशों में विभाजित किया गया, लिख लीजिए 4 प्रदेशों में विभाजित है छत्तीसगढ़। याद रखना है, आज के बाद कोई पूछे, चलिए बताइए छत्तीसगढ़ कितने प्रदेशों में विभाजित है भौतिक रूप से, ठीक ना। इस आधार पे जी इधर लिख देता हूं, इधर अच्छे से देखिए, यहां लिख देता हूं मैं, छत्तीसगढ़ को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। आज के बाद कोई भी आपसे प्रश्न पूछे, चलिए बताइए छत्तीसगढ़ को कितना भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, तो आपका पहला आंसर होना चाहिए सर 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। छत्तीसगढ़ को उसकी मिट्टी की बनावट, उसकी भू आकृति के आधार पर, उसकी उच्चावच के स्वरूप के आधार पर, उसकी अपवाह तंत्र के आधार पर छत्तीसगढ़ को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। अब 4 भौतिक प्रदेश कौन कौन सा है, 4 भौतिक प्रदेश दोस्तों कौन कौन सा है, तो एक भौतिक प्रदेश है आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार। क्या, पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार। अब इस पूर्वी बघेलखंड के पठार कहां पर है छत्तीसगढ़ में, इसमें कौन कौन से जिला शामिल हैं, कौन कौन से ब्लॉक शामिल हैं, हम डिस्कस करेंगे विधिवत तरीके से। दूसरा भौतिक प्रदेश दोस्तों जसपुर सामरी पाट, यह पहला भौतिक प्रदेश है। यह दूसरा भौतिक प्रदेश है जसपुर सामरी पाट, सामरी देखिए, जसपुर सामरी पाट प्रदेश, ठीक। पूर्वी बघेलखंड का पठार, दूसरा जसपुर सामरी पाट प्रदेश, ठीक ना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद देखिए तीसरा महानदी बेसिन। क्या, महानदी बेसिन ये भौतिक प्रदेश है। चौथा लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, चौथा दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार, ठीक। क्या, तो दंडकारण्य का पठार में दोस्तों क्या किया गया है, दंडकारण्य बोल सकते हैं इसको, या दंडकारण्य का पठार, या दंडकारण्य, ऐसे लिख दीजिए दंडकारण्य। ये 4 भौतिक प्रदेशों में दोस्तों क्या किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है, या दंडकारण्य का पठार भी बोल लो, लिख ही दो यार का पठार, क्योंकि कंप्लीट अच्छा लगता है, ठीक ठीक। तो छत्तीसगढ़ को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, अलग अलग उसके बनावट के आधार पर, उच्चावच के आधार पर, भू आकृति के आधार पर, ढाल के आधार पर दोस्तों, अलग अलग आधारों पर बहुत सारे आधार हो सकते हैं, और प्राकृतिक आधार होंगे। इस प्राकृतिक बेसिस पे हमारे छत्तीसगढ़ को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, ठीक ना। पहला पूर्वी बघेलखंड का पठार, दूसरा जसपुर सामरी पाट प्रदेश, तीसरा महानदी बेसिन, और चौथा दोस्तों दंडकारण्य का पठार। चौथा क्या है, दंडकारण्य का पठार। ये 4 भौतिक प्रदेशों में हमारे छत्तीसगढ़ क्या है दोस्तों, विभाजित है जी,
ये बात को आपको नहीं भूलना है जीवन भर, ठीक ना। अब दोस्तों, अब एक एक टॉपिक को उठाने से पहले, हालांकि इसका विस्तार कितना है, क्षेत्रफल कितना है, इन सभी बातों पे मैं बात करूंगा, ठीक है। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, सर पूर्वी बुंदेलखंड का पठार, तो पठार कहते किसे हैं सर आप, पठार क्या होता है सर, ठीक ना। जसपुर सामरी पाठ, तो पाठ क्या होता है सर, पठार और पाठ होता क्या है, इसको आप बता दीजिए, है ना। इधर बेसिन लिखा हुआ है सर, ये बेसिन क्या होता है सर, बेसिन को एक्सप्लेन कर दीजिए आप, ठीक ना। सर यहाँ पर पहाड़ नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसी के बीच में दोस्तों पहाड़ विकसित होंगे, तो पहाड़ किसे कहते हैं, उस पहाड़ को भी आप बता दीजिए सर, पर्वत को भी बता दीजिए कि क्या होता है वो। आपके मन में ये प्रश्न उठना चाहिए, अगर नहीं उठ रहा है दोस्तों तो आप सिलेक्शन के करीब नहीं है। यदि ये प्रश्न उठता है तो आप सिलेक्शन के करीब होते जाएंगे जी, ठीक ना। ठीक, तो दोस्तों ये भौतिक प्रदेश है ना, ये भौतिक प्रदेश के बीच में कुछ ना स्पेशल उप विभाग पाए जाएंगे। उस उप विभाग में ना अलग अलग स्थलाकृति डेवलप होते हैं, विकसित होते हैं, कभी पठार के रूप में, तो कभी पर्वत के रूप में, कभी श्रेणी के रूप में, तो कभी बेसिन के रूप में, ठीक ना, कभी पाट के रूप में स्थलाकृति क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं जी। हमें पता होना चाहिए कि पठार कहते किसे हैं, पर्वत होता क्या है, पाट कहते किसे हैं, बेसिन होता क्या है। ठीक, चलिए समझते हैं दोस्तों आखिर किसे कहते हैं। ठीक, चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि मैदान क्या होता है, क्योंकि दोस्तों याद रखना महानदी बेसिन का अन्य नाम ऑब्लिक करके लिख रहा हूं, छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहा जाता है, इसे छत्तीसगढ़ का इसे मैदान भी कहा जाता है जी। छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है, मैदान भी कहा जाता है। तो महानदी बेसिन को छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहा जाता है। ये बात को आपको याद रखना चाहिए। क्लियर, चलिए हम समझते हैं कुछ चीजों को। पहले हम समझते हैं कि मैदान क्या होता है, क्योंकि मैदान से ही, मैदान के ऊपर ही दोस्तों पठार विकसित होंगे, पर्वत विकसित होंगे, पाट विकसित होंगे, ठीक ना। तो मैदान को पहले हम समझते हैं, मैदान क्या होता है, मैदान क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैदान को पूछे ना तो एक फ्लैट लैंड होता है, फ्लैट लैंड मतलब समतल भूमि होता है। क्या होता है जी, समतल भूमि होता है। मैदान समतल क्या है जी, भूमि है, ठीक ना, फ्लैट है ये। तो समतल भूमि को क्या कहा जाता है, मैदान कहा जाता है, जिसका एलिवेशन, हाइट, औसत ऊंचाई, तो इस मैदान का नाम औसत ऊंचाई, क्या, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई समुद्र तल से 300 मीटर हो, 300 मीटर हो। देखो एक्यूरेट नहीं बता रहा हूं ना, लगभग 300, 250 भी हो सकता है, 350 भी हो सकता है। एक पैमाना आपको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, एक पैमाना आपको याद रखना है। क्या पैमाना, कि औसत ऊंचाई समुद्र तल से 300 मीटर हो। एक तो पहला शर्त क्या है, को समतल होना चाहिए, समतल। पहला शर्त क्या है दोस्तों, समतल होना चाहिए। समतल होने के साथ साथ दोस्तों समुद्र तल से उसका जो हाइट है, एलिवेशन है, औसत ऊंचाई है, वो 300 मीटर हो। वही क्या कहलाता है दोस्तों, मैदान कहलाता है। जैसे आपने छत्तीसगढ़ का मैदान देखा होंगे, सब प्लेन सपाट, ठीक है ना। उत्तर भारत का मैदान देखे होंगे, उत्तर भारत मैदान, और इसी मैदानी इलाका में ही ना पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होता है। जिस क्षेत्र में दोस्तों मैदानी क्षेत्र होता है, यही इस मैदानी क्षेत्र की विशेषता है कि यहाँ जनसंख्या ज्यादा पनपते हैं जी, जनसंख्या ज्यादा पनपने लगते हैं। तो मैदानी क्षेत्र में दोस्तों डेंसिटी हाई होता है, जनसंख्या ज्यादा होता है, ठीक ना। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, मैदान आप समझ लिए होंगे। मैदान
मैदान के बाद दोस्तों हम समझते हैं कि पठार क्या होता है। क्या पठार क्या होता है जी? पठार कहते किसे हैं, इसको हम समझ लेते हैं। पठार, तो पठार दोस्तों एक आकृति से समझा रहा हूं। जैसे ये ढाल है ना, उठा हुआ रहता है, ऐसे ढाल है, ये उठा हुआ रहता है ऐसे। अब बीच जो शीर्ष रहता है ना, ये शीर्ष ना समतल होता है। शीर्ष क्या होता है? समतल। और जो ये दोस्तों ये ढाल है ना, स्लोप है, ये उठा रहता है। उठा क्या रहता है जी? उठा रहता है। यही कहलाता है दोस्तों आपका क्या? पठार कहलाता है। ठीक ना? तो ये वाला जो सेक्शन है, अब नीचे तो मैदान होगा, इस मैदान से ऐसा जो दोस्तों ये उठा हुआ भाग ना, ऐसे उठा हुआ रहता है। ठीक, उठा हुआ रहता है। ठीक, ऊपर जो शीर्ष हिस्सा रहता है वो समतल रहता है। यही कहलाता है क्या? पठार। देखिए दोस्तों, इसका जो एवरेज एलिवेशन है ना, एवरेज एलिवेशन, इसका औसत ऊंचाई कितना होता है समुद्र तल से? याद रखना है 600 मीटर होता है लगभग ना, अप्रोक्स नहीं बोल रहा हूं, 600 मीटर। तो जो पठार होते हैं, 600 मीटर से ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा सा कम भी हो सकता है। ठीक ना? तो पठार क्या होता है कि पठार एक उठा हुआ भाग रहता है, भूभाग रहता है उठा हुआ, जिसका ये स्लोप है ना, ये उठा हुआ रहता है, लेकिन जो शीर्ष है ना, वो शीर्ष समतल रहता है जी, समतल। अब इसका विशेषता है कि ना समुद्र तल से लगभग इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर की होती है, 600 से अधिक भी हो सकती है। अब हम समझते हैं दोस्तों कि पर्वत क्या होता है। पर्वत क्या होता है? पर्वत किसे कहते हैं? तो पर्वत दोस्तों, जो स्लोप है ना, ये स्लोप है, और जो ऊपर जो शीर्ष है दोस्तों, शीर्ष शीर्ष क्या होता है ना? नोखू होता है, नोखू, नोखिला। समझ में आ रहा है ना? देखिए, इसका शीर्ष समतल है, इसका शीर्ष समतल नहीं होता है, शीर्ष समतल नहीं होता है दोस्तों। ठीक है जी? ठीक, मतलब ये जो शीर्ष है ना, ये शीर्ष ना शंकुनुमा होता है। क्या? शंकुनुमा, शंकुनुमा होता है शीर्ष। ठीक ना? अब ये ढाल, तीव्र ढाल, ऐसे ढाल, स्लोप इसका तीव्र होता है। ठीक, ज्यादातर उठा हुआ तो रहता है लेकिन तीव्र रहता है। और ऊपर जो वाला हिस्सा रहता है ना, शीर्ष हिस्सा, वो शंकुनिमा होता है। इसी को कहा जाता है दोस्तों पर्वत, और इसी को चोटी भी कहा जाता है। पर्वत से ज्यादा ऊंचा होता है चोटी। पर्वत से ही दोस्तों चोटी बनते हैं जी, पर्वत से ही चोटियों का विकास होता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक ना? अब बात करते हैं दोस्तों हम पाठ का। पाठ क्या होता है? पाठ कहते किसे हैं? ठीक ना? पाठ होता क्या है दोस्तों? ठीक ना? तो पाठ दोस्तों एक प्रकार का पठार ही है। जो पाठ है ना, ये पठार का एक रूप है। यह पठार का, यह पठार का ही रूप है जी। ठीक ना? जो पाठ होता है ना, ये पाठ पठार का ही रूप है। ये बात को आपको नहीं भूलना है। पाठ किसका रूप है? तो पाठ दोस्तों पठार का ही एक रूप होता है। इसकी विशेषता क्या है? इसका फिगर कैसे बनेगा दोस्तों? इसका फिगर को हम समझते हैं। इसका फिगर ऐसे बनेगा। ऊपर क्या होता है? सपाट होता है, समतल होता है, लेकिन दोस्तों ऐसे इसका सीढ़ी नुमा रहता है, इधर ऐसे ऐसे सीढ़ी नुमा रहता है। तो ऊपर वाला क्या हो गया? समतल। शीर्ष क्या हो गया? इसका समतल है। और जो ढाल है ना, स्लोप है, ये सीढ़ी नुमा होता है। ये क्या होता है? सीढ़ी नुमा, सीढ़ी नुमा होता है। यही क्या कहलाता है? पाट कहलाता है। जबकि पठार दोस्तों, ये जो ढाल है ना, उठा हुआ रहता है, सीढ़ी नुमा नहीं रहता है। ऊपर समतल ये भी है, ऊपर समतल ये भी है। मतलब पाट, पाट एक प्रकार का पठार ही है। पाट क्या है? तो एक प्रकार का पठार है, लेकिन इसकी विशेषता क्या है कि इसका ऊपर समतल तो रहता है, लेकिन इसका जो स्लोप है ना, ढाल है ना, ये सीढ़ी नुमा हो सकता है दोस्तों, सीढ़ी नुमा हो सकता है। इसलिए इसको पाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाट कहा जाता है। ठीक, अगली हम तो ये समझ में आ गया होगा कि मैदान क्या होता है, पठार क्या होता है, पर्वत क्या होता है, पाट क्या होता है। ये सभी चीज आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब दोस्तों हम इसके अगला जो टॉपिक है हमारा, किस पे बात करेंगे? तो बेसिन किसे कहते हैं जी? बेसिन क्या होता है? बेसिन, आखिर बेसिन कहते किसे हैं? बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है ये। बेसिन कहते किसे हैं दोस्तों? आपसे पूछा जा सकता है। ठीक ना? तो समझिए, वाश बेसिन देखे होंगे आप लोग। ऐसा गड्ढा रहता है वाश बेसिन, ऐसा क्या रहता है जी? ऐसा ऐसा बना रहता है गड्ढा,
और इधर से ऐसा पाइप लगा रहता है। हाथ धोएंगे यहाँ पास ऐसा से पानी बहते बहते इधर से आएगा, ऐसे बहते बहते यहाँ से पानी निकल कर सीधा चला जाता है अंदर, ठीक ना। तो बेसिन कहीं से पानी इधर से आया फिर इधर यहाँ पर ऐसा गड्ढा है, फिर यहाँ से दोस्तों पानी अंदर चला जाता है ना। तो बेसिन है। तो ऐसी एक संरचना डेवलप होता है, प्रकृति का रूप है दोस्तों, प्रकृति का ऐसा देन है, बनावट है जो बेसिन का संरचना हो जाता है। देखिए कैसे कि दोस्तों एक मुख्य नदी है, क्या है ये मुख्य नदी है, मुख्य नदी है। अब यहाँ से कुछ नदी ऐसे प्रवाहित हो, इसके क्या है सहायक नदी है, ये क्या है सहायक नदी है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों सहायक नदी है, ये क्या है सहायक नदी है। देखिए बह के पानी आएगा इधर से, ठीक। अब देखिए ये मुख्य नदी, ये क्या है जी मुख्य नदी, लिख लेता हूं मुख्य नदी। अब देखिए मुख्य नदी, वर्षा हुआ तो यहां से मान लो वर्षा हुआ, यहां से ऐसे ऐसे वर्षा हुआ, बह के इस सहायक नदी में आएगी। अब इस सहायक नदी से पानी कहाँ चली जाएगी दोस्तों, तो मुख्य नदी में, मुख्य नदी से बहते 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 कहाँ चले जाएगा समुद्र में, ठीक ना। फिर ऐसे यहाँ से पानी बहते हुए इसमें सहायक नदी में आएगी, सहायक नदी में ऐसे पानी आई, फिर ऐसे बहते 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 मुख्य नदी से कहा समुद्र में। उसी प्रकार इधर से भी जो भी इस तरह वर्षा हो रही है ना, बारिश हो रही है, तो बारिश की पानी सहायक नदियों के माध्यम से मुख्य नदी में मिलकर दोस्तों कहाँ चली जाती है, तो समुद्र में विलीन हो जाती है दोस्तों। तो यहाँ से कहीं भी पानी गिरे तो इसमें आ रही, यहाँ पे कहीं भी पानी गिरे, कहीं भी बारिश हो रही है तो सीधा बह के इसमें सहायक नदी में आ रही है, बह के फिर बह के मुख्य नदी में। तो इतना वाला जो सेक्शन दोस्तों, इतना का जो क्षेत्र है, इतना का क्षेत्र एक बेसिन के समान डेवलप हो जाता है। इतने के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, बेसिन कहा जाता है। जैसे आप हाथ धोने जाते हैं खाना खाने के बाद, तो दोस्तों जब हाथ धोते हैं तो ऐसे ढाल रुपये पानी सीधा एक गड्ढे में आके दोस्तों चले जाती है नीचे पाइप के द्वारा। उसी प्रकार दोस्तों अलग अलग सहायक नदी से, ट्रिब्यूटरीज से ये आती है किसमें, मुख्य नदी में, और मुख्य नदी से पानी बहते हुए समुद्र में विलीन हो जाती है। तो इतना का जो क्षेत्रफल है दोस्तों, यही बेसिन कहलाता है। क्या कहलाएगा जी, बेसिन कहलाएगा। यह बात को आपको नहीं भूलना है जीवन में, ठीक है जी, ठीक। यहां तक क्लियर है ना। किसी प्रकार का दुख तकलीफ होगा तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक का क्लियर है जी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। अब आते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ को मैप के माध्यम से भौतिक प्रदेशों में विभाजित करते हैं। मैप के माध्यम से दोस्तों छत्तीसगढ़ को भौतिक प्रदेशों में हम विभाजित करने का प्रयास करते हैं। अब आपका कंसेप्ट बिल्ड हो गया होगा अलग अलग आधार पे। अब कौन कौन सा क्षेत्र पूर्वी बुंदेलखंड का पठार कहलाता है, कौन सा जसपुर सामरी पाट कहलाता है, किसे महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ का मैदान कहा जाता है, या कौन सा हिस्सा दंडकारण्य का पठार कहलाता है, उन सभी बातों पे हम चर्चा करते हैं दोस्तों। तो इसके लिए मुझे जरूरत होगी मैप की, तो हम मैप के माध्यम से दोस्तों डिस्कस करेंगे। और इसके लिए मुझे जरूरत होगी दोस्तों ब्रश की, क्या, तो ब्रश की जरूरत होगी मेरे दोस्तों। इसके लिए मुझे जरूरत होगी कलर की, ठीक। देखिए ग्रीन, हाँ ग्रीन ही ले लेता हूं। देखिए ये टोपी दिख रहा है ना, उठा हुआ भाग, इसको बंद करना है, ऐसे इसको क्लोज करना है। अब यहीं से ना आपको ना सरगुजा को आधा को ऐसे काटते हुए, लुंडा सरगुजा में कौन कौन सा जो लुंडा आगे पढ़ेंगे, लुंडा तहसील सब चीज को काटते हुए लाना है आपको। इस वाले सेक्शन को ऐसे काटते हुए लाना है, ऐसे पूरा जसपुर तक, ऐसे जसपुर तक, ऐसे ऐसे जसपुर तक काटते हुए लाना है, ठीक। ऐसे जसपुर तक काटते हुए लाना है जी, ठीक। ये वाला सेक्शन, ये पूरा का पूरा सेक्शन, यही पूरा सेक्शन क्या कहलाएगा आपका, यही जसपुर सामरी पाट प्रदेश है। यही दोस्तों जसपुर सामरी पाट प्रदेश है जी, नहीं भूलना जीवन में। यही बलरामपुर के दोस्तों सामरी ब्लॉक को पकड़ना है, बलरामपुर के सामरी विकास खंड को पकड़ना है, सामरी विकास खंड। और सरगुजा के आधा हिस्सा मैन पाट वाला क्षेत्र, लुंड्रा बतौली वाला, ठीक ना। तो मैन पाट वाला क्षेत्र और पूरा का पूरा जसपुर, ये वाला सेक्शन
जसपुर सामरी पाट कहलाता है। क्या कहलाता है जी? तो जसपुर सामरी पाट कहलाता है जी, इसको आपको नहीं भूलना है। यही क्या कहलाएगा दोस्तों आपका, यही जसपुर सामरी पाट कहलाएगा। ठीक, मिटा के लिखता हूं, यही वाला सेक्शन आपका मेरे प्यारे बच्चों जसपुर, बड़ा हो जा रहा है जी ये तो। ठीक, ये है आपका जसपुर, जसपुर सामरी पाट प्रदेश, पाट प्रदेश है ये। ठीक ना, यही छोटा सा हिस्सा दोस्तों जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है ना, यही जसपुर सामरी पाट प्रदेश है। ठीक ना, अब हम दोस्तों पूर्वी बघेलखंड के पठार को समझते हैं अच्छे से। पूर्वी बघेलखंड के पठार को हमको समझना होगा अच्छे से। देखिए, तो बलरामपुर को पूरा लेना है, बलरामपुर को ऐसा, बलरामपुर को पूरा लेना है। ठीक, इधर पूरा, इधर बलरामपुर को मैं ले लिया, इधर पूरा देखिए। सरगुजा को लेना है, ऐसे पूरा कर दीजिए सरगुजा। ठीक, या बलरामपुर को टॉप में होते हुए दोस्तों, टॉप में होते हुए, टॉप में होते हुए पूरा आपको पूरा पूरा सूरजपुर को ले लेना है। सूरजपुर को भी पूरा घेर देना है ना। कलर कर देता हूं मैं अच्छे से इसको, ये पूरा सेक्शन। कोरिया जिला को भी ले लेना है ना, कोरिया जिला को, और एमसीबी जिला को भी ले लेना है ना। कैसे नहीं हो रहा है जी? ये वाला पूरा सेक्शन, ये ठीक, ये पूरा पूरा क्षेत्र यही क्या कहलाएगा आपका, पूर्वी बघेलखंड का पठार कहलाएगा। यही पूरा रेड वाला जो मैं किया हूं ना, यही मेरे प्यारे बच्चों पूर्वी बघेलखंड का पठार कहलाएगा। ठीक ना, इसमें क्या क्या जिला शामिल है, तो इसमें पूरा का पूरा पहले लिख लेता हूं। ये क्या है आपका, लिख देता हूं, पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार है ये, पूर्वी बघेलखंड का पठार वही है। तो ऊपर का जो हिस्सा है दोस्तों, ऊपर मतलब हमारा जो सरगुजा संभाग है, सरगुजा संभाग ही दो भौतिक प्रदेशों में विभाजित है। सरगुजा संभाग ही दो भौतिक प्रदेशों में विभाजित है, एक पूर्वी बघेलखंड का पठार और दूसरा दोस्तों जसपुर सामरी पाट, जसपुर सामरी पाट। पूर्वी बघेलखंड के पठार में पूरा का पूरा मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला शामिल है, पूरा का पूरा कोरिया जिला शामिल है, पूरा का पूरा सूरजपुर जिला शामिल है दोस्तों। कम से कम 3/4 भाग सरगुजा जिला का शामिल है ना। 3/4 से ज्यादा हिस्सा दोस्तों आपके बलरामपुर का शामिल है। देखिए, बलरामपुर का हिस्सा इसमें शामिल है, ये बात को आपको नहीं भूलना है। ठीक ना, तो ये वाला दोस्तों ये पूर्वी बघेलखंड का पठार कहलाता है, और जो ग्रीन वाला जो सेक्शन दिख रहा है ये दोस्तों क्या कहलाएगा, यही जसपुर सामरी पाट प्रदेश कहलाएगा। क्या, जसपुर सामरी पाट प्रदेश कहलाएगा। जसपुर सामरी पाट प्रदेश के उत्तर दक्षिण, उत्तर पश्चिम में, क्या रखना, उत्तर पश्चिम में ही पूर्वी बघेलखंड का पठार का विस्तार है जी। जसपुर सामरी पाट प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्सा में पूर्वी बघेलखंड का पठार का विस्तार है दोस्तों, ये बात को आपको नहीं भूलना है। ठीक ना, अब बात करते हैं दोस्तों हम छत्तीसगढ़ की मैदान की। किसकी बात करेंगे, तो छत्तीसगढ़ मैदान की हम बात करते हैं जी। तो गौरेला पेंड्रा मरवाही को पूरा ले लेना है। ठीक, पूरा का पूरा दोस्तों गौरेला पेंड्रा मरवाही को ले लेना है। देखिए, गौरेला पेंड्रा मरवाही अभी बताऊंगे इसको विस्तार को, अभी अभी मोटे तौर पे याद रखना।
पूरा पूरा राजनांदगांव को ले लेना है, पूरा पूरा राजनांदगांव इधर पूरा दिखाई दे रहा है जी, ब्लू कलर में, ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है ना कि नहीं दे रहा है? पूरा का पूरा गरियाबंद, पूरा पूरा बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़ है सब, कोरबा पूरा पूरा। तो हम चर्चा करेंगे चमन ढाल की पहाड़ी दुनियादारी, ठीक ना। ये पूरा पूरा सबसे बड़ा क्षेत्र मान के चलिए आप इसे। पूरा ये वाला सेक्शन पूरा ये सेक्शन दोस्तों देखिए आप, जितना भी मैं ब्लॉक किया हूं ना इसमें सब, इसमें का क्या क्या संभाग, बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग, सब दोस्तों छत्तीसगढ़ के मैदान या महानदी बेसिन में आ जाते हैं जी। सब किस में आ जाते हैं? तो सब महानदी बेसिन में शामिल हो जाते हैं। सब ये महानदी बेसिन का हिस्सा है जी ना, सब नहीं भूलना है। ये सब सेक्शन दोस्तों महानदी बेसिन का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? तो महानदी बेसिन का हिस्सा है जी, ठीक ना। तो यहाँ लिख देता हूं मैं दोस्तों महानदी बेसिन, महानदी, यही क्या है? बेसिन है, महानदी बेसिन। यह क्या है दोस्तों? बीच वाला हिस्सा महानदी बेसिन। देखिए सबसे बड़ा प्रदेश यही दिखाई दे रहा है, महानदी बेसिन। क्या? महानदी बेसिन, ठीक। तो ये बात को आपको नहीं भूलना है जी, महानदी बेसिन। आखिर इसके विस्तार पर हम चर्चा करेंगे विधिवत रूप से, ठीक ना। तो बीच का हिस्सा क्या है? महानदी बेसिन कहलाता है, ठीक। अब हम बात करते हैं दंडकारण्य का पठार। किस पे बात करेंगे दोस्तों हम? तो हम बात करेंगे दंडकारण्य के पठार पे, ठीक। देखिए इधर से दोस्तों मोहला, मोहला वाला क्षेत्र को लेना है, मोहला वाला क्षेत्र को, ठीक ना। पूरा का पूरा कांकेर लेना है इधर, ठीक। पूरा का पूरा कांकेर लेते हुए दोस्तों आपको पूरा पूरा कोंडागांव लेना है जी। पूरा का पूरा कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर लेना है आपको, ठीक। पूरा पूरा सुकमा लेना है। क्या लेना है आपको? सुकमा लेना है, ठीक। बनाइए मैप, मैप बनाएंगे तो क्लियर होगा जी आपका ना। मैं तो मैप बनाता नहीं हूँ, मैं मैप निकालता हूँ, वहीं से पढ़ा देता हूँ आप लोगों को, ठीक ना। तो पढ़ाता हूँ गजब से, देखिए, क्योंकि मुझे ओरिजिनल मैप से पढ़ाना पसंद है जी, बनावटी वाला डब्बा डब्बा वाला मैं नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। ठीक, माइंड में हमेशा ओरिजिनल मैप चलते रहना चाहिए। ये सब क्या है दोस्तों? यही सब तो क्या है जी आपका, यही सब तो आपको क्या है? दंड कारण्य है, यही सब क्या है जी? तो यही आपका दोस्तों दंड कारण्य है जी, ठीक। यही क्या है आपका? तो दंड कारण्य। देखिए दंड, दंड कारण्य का पठार है। देखिए तो छत्तीसगढ़ को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। छत्तीसगढ़ को कितना भौतिक प्रदेश में विभाजित किया गया है दोस्तों? तो 4 भौतिक प्रदेश में विभाजित किया गया है। एक पूर्वी बघेलखंड का पठार, दूसरा जसपुर सामरी पाठ प्रदेश, तीसरा महानदी बेसिन, तीसरा अब चौथा आपका दंडकारण्य का पठार। यही क्या है दोस्तों? हमारे छत्तीसगढ़ के भौतिक प्रदेश हैं। यही हमारे छत्तीसगढ़ के क्या है दोस्तों? भौतिक प्रदेश है। अब इसके क्षेत्रफल प्रतिशत में भी, और दोस्तों क्षेत्रफल को भी पढ़ने से पहले मैं कुछ चीजों पे और डिस्कस कर लेना चाहता हूं। अब कुछ चीज क्या है जिसपे मैं डिस्कस करना चाहता हूं? तो दोस्तों वही चीज मैं डिस्कस करता हूं जो जहां से आपका प्रश्न बन सकता है। जहां से प्रश्न नहीं बन सकता दोस्तों, उन सभी चीजों में मैं डिस्कस कर ही नहीं सकता। तो कहां कहां से क्वेश्चन बन सकता है? तो आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ के भौतिक प्रदेश को, अब 4 ही भौतिक प्रदेश है, इस भौतिक प्रदेश को उत्तर से दक्षिण की ओर जमाइए। मतलब क्वेश्चन क्या रहेगा आपसे? यहां से क्वेश्चन बनेगा क्या? देखिए
छत्तीसगढ़ के भौतिक प्रदेश को दक्षिण से लिखिए, दक्षिण से उत्तर की ओर जमाइए, उत्तर की ओर जमाइए। दक्षिण से उत्तर की ओर दोस्तों इस भौतिक प्रदेश को जमाना है। अब आप जमाने लगेंगे ना तो आपको सरल लगेगा कि भाई सबसे पता है सब से दक्षिण क्या है, दंडकारण्य का पठार बोलेंगे आप, सही है, दंडकारण्य का पठार है, सही है, सबसे नीचे दंडकारण्य का पठार आएगा। इसके ऊपर सेकेंड में दोस्तों महानदी बेसिन आएगा, महानदी बेसिन। और महानदी बेसिन को ही छत्तीसगढ़ का मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को छत्तीसगढ़ का मैदान कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का मैदान कहा जाता है। इसी को ही छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है जी? मैदान कहा जाता है। ये बात को आपको नहीं भूलना है। तो महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ का मैदान। अब इसके उत्तर में जैसे दंडकारण्य पठार के उत्तर में महानदी बेसिन है, ये तो क्लियर है, ये दंडकारण्य है, इसके उत्तर में महानदी बेसिन है। अब इसके ऊपर किसे लें? महानदी बेसिन के उत्तर में पूर्वी बघेलखंड को लें कि जसपुर सामरी पाट प्रदेश को लें? किसको लें? तो यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट दोस्तों आपका हो सकता है। क्या यहां पर दोस्तों आपका जी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो क्या करना है आपको? देखिए छत्तीसगढ़ का सबसे जो कोंटा दिख रहा है जी, उच्च टॉप बिंदु, ये टॉप बिंदु रेड कलर का दिखाई दे रहे हैं, मतलब वो पूर्वी बघेलखंड का पठार है। मतलब सबसे उत्तर में, सबसे उत्तरतम बिंदु में पूर्वी बघेलखंड के पठार का विस्तार है। तो दोस्तों इसको सबसे उत्तर में लेंगे, लेकिन महानदी बेसिन के उत्तर में पूछे दोस्तों तो जसपुर सामरी पाट को लेना है आपको। किसको लेना है? तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश को लेना है, पाट प्रदेश को लेना है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश। इसके उत्तर में दोस्तों, इसके उत्तर में आपको लेना पड़ेगा क्या? इसके उत्तर में आपको लेना पड़ेगा पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार। क्या हो रहा है? पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक, तो सबसे उत्तर में पूर्वी बघेलखंड का पठार स्थित है। उसके दक्षिण में दोस्तों जसपुर सामरी पाट प्रदेश स्थित है। उसके दक्षिण में महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ का मैदान स्थित है। उसके बाद दोस्तों सबसे नीचे दंडकारण्य का पठार स्थित है। क्या? तो दंडकारण्य का पठार दोस्तों स्थित है। तो यह दोस्तों चाहे उत्तर से दक्षिण बोले, ऐसे जमाने को बोले, उत्तर से दक्षिण बोले तो यही आंसर होगा। ऊपर से दक्षिण की ओर आना है, या दक्षिण से दोस्तों उत्तर की ओर बोले तो इधर से ऐसे जाना है। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि हमारे छत्तीसगढ़ के भौतिक प्रदेश को या तो उत्तर से दक्षिण की ओर जमाइए या दक्षिण से उत्तर की ओर जमाइए। यह भी प्रश्न बहुत बेहतरीन तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक ना? अब इसके विस्तार को दोस्तों हम पढ़ लेते हैं, इसके क्षेत्रफल को पढ़ लेते हैं कि भौतिक प्रदेश कितने कितने क्षेत्रफल में विभाजित है। ठीक ना? तो लिखते हैं छत्तीसगढ़ के भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश, 4 भौतिक प्रदेश आप बचपन से जान रहे हैं। अब इसको मैं बचपन बोलूंगा क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूं, और जो मैं टॉपिक पढ़ा देता हूं वो आपके लिए बचपन हो जाना चाहिए। मैं बचपन से संबोधन करता हूं, समझ में आ रहा ना? तो बचपन में हम पढ़ा चुके हैं कितने भौतिक प्रदेश? तो 4। एक भौतिक प्रदेश है आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार। अब इसका दोस्तों आपको एरिया बताना है, ठीक, और इसका परसेंटेज भी बताना है। 2 चीजें आपको याद करना है। क्या? एक तो आपको एरिया बताना है दोस्तों, और एक आपको दोस्तों क्या बताना है जी? परसेंटेज बताना है। क्या? एक आपको एरिया बताना है और एक दोस्तों आपको परसेंटेज बताना है।
तो हमारा पूरा छत्तीसगढ़ का विस्तार 1,35,000 है। और पूरे छत्तीसगढ़ का विस्तार कितना है जी? तो 1,35,191 है। आप सभी जानते हैं 191 है। 1,35,191 हमारा छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है। तो इतने क्षेत्रफल में याद रखना, पूरे छत्तीसगढ़ के कंप्लीट क्षेत्रफल में याद रखना है दोस्तों, पूर्वी बघेलखंड का पठार का क्षेत्रफल कितना है? तो 21,863 वर्ग किलोमीटर है। कितना वर्ग किलोमीटर? मतलब 21, देखो पूरा छत्तीसगढ़ का हमारा क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से दोस्तों 21,863 किलो वर्ग किलोमीटर, 21,863 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में पूर्वी बघेलखंड का पठार फैला हुआ है। पूर्वी बघेलखंड का पठार फैला हुआ है। यदि दोस्तों इसी को आपको परसेंटेज फॉर्म में पूछे कि मान लो पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ 100% है, तो ये हिस्सा कितना परसेंट है? तो ये हिस्सा दोस्तों आपके 16.16% कवर करता है। मान लो दोस्तों पूरा पूरा हमारा छत्तीसगढ़ का जो मैप है वो 100% है। ये 100% में 16.16% पूर्वी बघेलखंड का पठार स्थित है, विस्तार है इसका। ठीक, अब हम दूसरा बात करेंगे, सबसे छोटा भौतिक प्रदेश क्या है? तो सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है दोस्तों आपका जसपुर सामरी पाठ। दूसरा जसपुर सामरी पाठ, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश, पाठ प्रदेश। अब जसपुर सामरी पाठ प्रदेश का आपको एरिया भी बताना है, परसेंटेज भी बताना है कि छत्तीसगढ़ में उसका क्या स्थान है, क्षेत्रफल के आधार पर भी और प्रतिशत के आधार पर भी। ठीक ना? तो क्षेत्रफल के आधार पर पूछे दोस्तों तो 6,208 आंसर लेना है। 6,208 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में आपका जसपुर सामरी पाठ प्रदेश फैला हुआ है। जसपुर सामरी पाठ प्रदेश क्या है? फैला हुआ है। परसेंटेज के फॉर्म में पूछे तो 4.59% ये कवर करता है। छत्तीसगढ़ के 4.59% में हिस्सा में आपका दोस्तों जसपुर सामरी पाठ प्रदेश का विस्तार है जी। ये बात को आपको नहीं भूलना है। ठीक ना? अब दोस्तों हम बात करता हूं महानदी बेसिन की। किसकी? तो महानदी बेसिन। तीसरा महानदी बेसिन। महानदी बेसिन की दोस्तों आपको एरिया भी बताना है। जब भी एरिया पूछा जाए ना तो वर्ग किलोमीटर में आंसर लिया जाता है, क्योंकि 2 डायमेंशन होता है। ठीक ना जी? तो चलिए 68,064 सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश महानदी बेसिन है। कितना? तो 68,064 वर्ग किलोमीटर। क्या जी? तो वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में महानदी बेसिन का क्या है जी? विस्तार है पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग आधा प्रतिशत। समझ में आ रहा है ना? लगभग आधा प्रतिशत। ठीक जी? प्रतिशत में बात करूं दोस्तों तो प्रतिशत में 50.34% में दोस्तों महानदी बेसिन का विस्तार है। तो छत्तीसगढ़ के लगभग आधा क्षेत्रफल में, छत्तीसगढ़ के आधा क्षेत्रफल में महानदी बेसिन का विस्तार है, छत्तीसगढ़ के मैदान का विस्तार है। अर्थात सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश पूछे तो महानदी बेसिन है जी। सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश अगर आपसे पूछता है तो महानदी बेसिन को आंसर करेंगे। ठीक ना? उसके बाद दोस्तों दंडकारण्य पूछेगा। क्या? दंडकारण्य का पठार कितना है क्षेत्रफल? चौथा दंडकारण्य, दंडकारण्य का पठार। अब दंडकारण्य के पठार का दोस्तों आपको क्या बताना है? क्षेत्रफल बताना है और इसका परसेंटेज भी बताना है, परसेंटेज वैल्यू भी बताना है। ठीक ना? दोनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक ना? तो क्षेत्रफल दोस्तों 39,000 पूछेगा। कितना? 39,060 इसका वर्ग किलोमीटर में विस्तार है। तो 39,000 क्या रखना है? क्या हो गया जी? ठीक, 39,060 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में दंडकारण्य की पठार का विस्तार है। प्रतिशत में अगर आपसे कोई पूछता है कि कितने प्रतिशत में दंडकारण्य का पठार है तो 28.91% क्षेत्रफल में
दंडकारण्य के पठार का दोस्तों विस्तार देखने को मिलता है। अब पूरे छत्तीसगढ़ में दोस्तों कौन से भौतिक प्रदेश का विस्तार सबसे ज्यादा है, लिखिए। ठीक है लिखिए। तो सबसे ज्यादा किसका है दोस्तों, तो महानदी बेसिन का। देख रहे हैं आप लोग 50% लगभग तो महानदी बेसिन का सबसे ज्यादा विस्तार है पूरे छत्तीसगढ़ में। मतलब सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो महानदी बेसिन भौतिक प्रदेश सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। ये बात को नहीं भूलना है, कॉपी में नोट करके लिख लीजिए। पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश आपका महानदी बेसिन भौतिक प्रदेश है। इसके बाद दूसरे नंबर का भौतिक प्रदेश कौन सा है जी, दूसरे नंबर का भौतिक प्रदेश दंडकारण्य का पठार है जी। क्या, तो दंडकारण्य का पठार है, दंडकारण्य का पठार है। दूसरे नंबर का भौतिक प्रदेश में क्या, दंडकारण्य का पठार है, ये बात को नहीं भूलना है। उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पे पूर्वी बघेलखंड का पठार है। क्या, पूर्वी बघेलखंड का पठार है, पूर्वी बघेलखंड का पठार है। उसके दोस्तों इसका सबसे छोटा भौतिक प्रदेश पूछे तो जसपुर सामरी पाठ को याद करेंगे। क्या, जसपुर सामरी पाठ को आपको याद करना है। तो जसपुर सामरी पाठ को मेरे प्यार बच्चों आपको याद करना है। जसपुर सामरी पाठ सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है जी, सबसे छोटा क्या है, भौतिक प्रदेश है। ये बात को आपको याद रखना है, ठीक ना। 13 दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ के भौतिक प्रदेश के जितने भी डायमेंशन थे, कंसेप्ट थे, उसको अब मैं क्लियर किया हूं। कल से दोस्तों, कल के लेक्चर में हम पूर्वी बघेलखंड पठार को उठाएंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे कल से। पूर्वी बघेलखंड का पठार होता क्या है, आखिर से पूर्वी बघेलखंड का पठार क्यों कहते हैं, पूर्वी शब्द क्यों लगा है इसमें, पश्चिमी शब्द लग सकता था लेकिन सामने में पूर्वी शब्द लगा है, इस पे चर्चा करेंगे। इसका विस्तार कितना है, इसका ढाल किस ओर है, यहाँ से कौन कौन सी नदी प्रवाहित होती है, इसका उप विभाग क्या है, इसमें चट्टान कौन से पाए जाते हैं, खनिज क्या क्या यहाँ विकसित हुए हैं, इन सभी बातों पे दोस्तों, और क्या क्या यहाँ पर्वत चोटी है, इन सभी बातों पे हम डिस्कस करेंगे बहुत ही विस्तार से, ठीक ना। ऐसे करते करते दोस्तों एक एक भौतिक प्रदेश को उठाऊंगा और उस पर मैं विधिवत तरीके से चर्चा करूंगा, ताकि यहाँ से एक भी प्रश्न छूट ना जाए मेरे प्यारे बच्चों, ताकि सभी प्रश्न आपका सॉल्व हो सके, ठीक ना। मिलते हैं दोस्तों नए क्लास में, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।